चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग आपने डाल रखी होगी अब डेरिवेशन, मतलब अगर पुराना रिकॉल करें तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ना है हम लोगों को। मतलब जब कई सारे कैपेसिटर्स यानी दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स दो प्रकार से होती है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो सीरीज ग्रुपिंग की पहचान क्या है कि अगर चार्ज एक साइड से एंटर करे, एक एंड से एंटर करे, है ना, मतलब सीरीज ग्रुपिंग पहली बात तो दिखाई कैसी देती है, मतलब ट्रेन के कंपार्टमेंट जैसी होती है। मतलब हेड के बाद टेल, फिर अगले का हेड उसके टेल से, फिर उसका अगले वाले का हेड पीछे वाले के टेल से, इस तरीके से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये सीरीज ग्रुपिंग होती है। और इसमें सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन फैक्टर जो आपको मिलेगा, जो आपको न्यूमेरिकल्स करते समय जिसका सबसे ज़्यादा यूज बढ़ेगा, वो ये है कि अगर सीरीज हो रहा होगा, अगर सर्किट में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट्स भी हमारे सामने आएंगे, तो जिन जिन कैपेसिटर्स में वही वाला चार्ज एंटर करेगा वो सारे कैपेसिटर सीरीज में काउंट होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बात समझ में आया। तो दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को एक साथ असेंबल करना ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर दो प्रकार की होती है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो हेड टू टेल का अरेंजमेंट होता है, यानी जैसे ट्रेन में कंपार्टमेंट्स जुड़े होते हैं बिल्कुल उसी तरीके का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में हम कैसे पहचानेंगे कहाँ कहाँ सीरीज है, तो अगर एक एंड से आप चार्ज डालिए और दो तीन कैपेसिटर वहाँ ऐसे मिल जाए जहाँ पर वही वाला चार्ज, सेम वाला चार्ज जा रहा हो, तो समझ जाना कि वो सारे के सारे सीरीज में है। तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, दो कैपेसिटर कितने भी लगे, हम चाहते हैं कि हम उतने ना लगा के केवल एक लगा दें, ठीक है। मतलब ये जैसे सपोज करिए आपने हेडिंग लिखी थी डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने एग्जांपल लिया है तीन कैपेसिटर्स, ठीक है। लेट 3 capacitors of capacitances C1, C2 and C3 are connected in series, ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो एक सेल है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है V, और ये तीन कैपेसिटर्स जिसका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है, जो कनेक्टेड है। चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑब्वियसली। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस उसे V1 कह देते हैं, इसके अक्रॉस V2 कह देते हैं, थोड़ा साफ साफ लिख दें। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम क्यों ये तीन कैपेसिटर लगाएं, हम इन तीन के सीरीज कॉम्बिनेशन की जगह एक कैपेसिटर लगाएंगे जो कि इन तीनों के बराबर काम करेगा। ये इन तीन के सीरीज कॉम्बिनेशन के बराबर अकेला है, इसीलिए इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाएगा, और इसका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। जस्ट लाइक आप लोग रेजिस्टेंस करते थे क्लास 10th में, है ना। तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो उसी सेल से ये उतना ही चार्ज खींचेगा जितना ये तीन मिलके खींच रहे थे। बात समझ पा रहे हैं आप? उसी सेल से ये उतना ही चार्ज खींचेगा जितना ये तीन मिलके खींच पा रहे थे। तो क्लियर हो गया? अब इसको आपकी मोटी बुद्धि के साथ समझा देते हैं कि भैया ये पिताजी हैं, ठीक है, ये इनके तीन बेटाजी हैं, ठीक है, दूसरों के खून पी रहे हैं एक समान, है ना। तो पिताजी ने ये मांगा, हे भगवान, तीन नालायकों के होने से अच्छा तो एक ही होता। अगले जन्म में भगवान ने सुने, सेम जन्म में तो सुन नहीं सकते, ठीक है। तो अगले जन्म में भगवान ने सुनी तो एक ही पुत्र प्राप्त हुआ इनको, लेकिन ये एक ही पुत्र इन तीनों के बराबर अकेला था, ऐसा समझ लो,
मतलब जितना खून वो तीन मिलके पी रहे थे उतना ये अकेले पी रहा, ठीक है। और इनकी जो जायदाद है उसका बंटवारा हुआ है इसमें V1 V2 V3। अब यहाँ तो वो भी ऑप्शन नहीं, इसी को मिलेगी, तुम चाहो या ना चाहो, भयंकर कांड ना कर दिया हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ से हम जरा जायदाद कैलकुलेट कर लेते हैं, सबको कितनी कितनी मिली। तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी होती है, अगर आपको पता हो Q बराबर CV फॉर्मूले से V इक्वल टू क्यू बाय सी हो जाएगा। V इज इक्वल टू क्यू बाय C3, और यहाँ पे ऐसे निकालोगे तो V इज इक्वल टू क्यू बाय सी इक्विवेलेंट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्यू बाय C1, V2 इक्वल टू क्यू बाय C2, V3 इक्वल टू क्यू बाय C3 एंड V इक्वल टू क्यू बाय C इक्विवेलेंट। तो हमने आपको कल बताया था इन सीरीज चार्ज थ्रू ईच कंपोनेंट इज सेम। सीरीज में चार्ज हर कंपोनेंट से सेम होता है और पोटेंशियल एडेबल होता है। मोटी बुद्धि वालों के लिए खून तो सब बराबर पी रहे हैं लेकिन जायदाद का बंटवारा हुआ है, यानी कि ये जो टोटल जायदाद है वो तीन बच्चों में बटी हुई है, राइट। इन सीरीज पोटेंशियल्स आर एडेबल। तो अब सबकी बस वैल्यू रखनी है, तो V की वैल्यू वो रखिए Q बाय C इक्विवेलेंट, ये है Q बाय C1, ये है Q बाय C2, ये है Q बाय C3, Q Q Q Q, थैंक यू, है ना, सारे कट गए। 1 upon C equivalent is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। इस तरीके से 3 का आया, समझे। यानी ये फॉर्मूले का जो नेचर है वो उल्टा है। रेजिस्टेंस में सीरीज में R बराबर R1 plus R2 plus R3 ऐसे आता था, ठीक है। इसमें वो पैरेलल में आता था 1 upon R equal to 1 upon, यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ सीरीज में 1 upon वाले फॉर्मूले आएंगे और पैरेलल में सीधे वाले आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं जनरलाइज, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं हमारे भौकाल में, C इक्विवेलेंट इनवर्स इज इक्वल टू C1 इनवर्स प्लस C2 इनवर्स प्लस C3 इनवर्स। दोनों मतलब नहीं आता, तुमको यही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ हम ना कोई बक्सा बना रहे हैं ना डब्बा टुकनिया, ओके। चलिए अब हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं, बातें बहुत बतानी होती है हमको। जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन मतलब जरूरी नहीं कि 3 कैपेसिटर मिले, 333 भी मिल सकते हैं, 3 लाख भी मिल सकते हैं। तो जनरलाइजेशन ये है कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट कितने भी मिल जाए सीरीज में, आपको 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 ऐसे ही करते चले जाना है, ठीक है। अगली बात, अगर आपको आइडेंटिकल कैपेसिटर्स मिल जाए, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ n आइडेंटिकल, लिखते जाए, बारात में ना बैठे, कुछ लोग अभी निन्नी करके चले आ रहे हैं, अभी पहले आंखें खोलेंगे थोड़ी देर, अभी 30% आंखें खुली हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद ये, हाँ अब बताओ क्या करेगा, कहाँ पर चलाना है। इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected in series। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, यानी n कैपेसिटर्स हैं और सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे 2 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। पहला कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो 1 का अपॉन n आ जाएगा। मतलब अगर सपोज मान लो 10 माइक्रोफैरेड वाले 15 ठुआ लगे हैं, 10 माइक्रोफैरेड वाले 15 ठुआ लगे हैं, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/15 सीधा, ओके। और हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो, और लिख देते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V/N हो जाएगा। अगर 10 लगे हैं और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया, 2 वोल्ट लगाया गया, समझना आपको। ये 10 ठो कैपेसिटर लगे हैं मान लो,
तो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना लगाया 2 वोल्ट, ये कितने लगे 10, तो एक पे जो वोल्टेज आएगा वो 2/10 बंटवारा सिंपल। तो सब बराबर ना लाए फिर बराबर बंटवारा हो गया, है ना। जैसे रेयर कॉम्बिनेशन है, एक सीधा होता है, एक थोड़ा उससे ज्यादा गड़बड़ होता है, तीसरा उससे भी गड़बड़ होता है। बाकी आगे की नहीं सोच नहीं तो फिर इसी सोच के साथ वो घर जिला बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट। जल्दी छापिए। चलिए, हमारा तात्पर्य यहाँ पे इस बात से है, पहले हम आपको सारे कंसेप्ट बताए दे रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। 2-3 बातें और की। पहली चीज, ठीक है, न्यूमेरिकल पर सारे पहले डिस्कस कर दे पॉइंट, उसके बाद करें। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो छोटे से भी, सॉरी ऐसे, अगर रेसिप्रोकल एडिशन का केस है तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो छोटे वाले से भी छोटा आएगा। ये मैं बात जनरल बोल रहा हूँ, जनरल मतलब कभी भी, जैसे आगे रेजिस्टेंस पढ़ना है, उसके आगे इंडक्टर कॉइल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, 3 बार कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। एक बार कैपेसिटर का पढ़ रहे हैं, अगले बार रेजिस्टर का पढ़ेंगे, फिर अगले बार इंडक्टर यानी कॉइल्स का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबके लिए अलग अलग याद कर लो या एक बार मोटा मोटा आइडिया याद कर लो। हर बार ऐसे ही फॉर्मूले मिलेंगे, रेसिप्रोकल एडिशन वाले और सीधे सीधे एडिशन वाले। तो अगर रेसिप्रोकल एडिशन हो रहा है तो इक्विवेलेंट जो होता है वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आता है, ठीक है। और अगर सीधा सीधा एडिशन होता है तो इक्विवेलेंट सबसे बड़े वाले से भी बड़ा, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिया होगा, यहाँ पे लिखिए अगला पॉइंट बना के। In case of reciprocal addition, the value of equivalent in case of reciprocal addition, the value of equivalent is always less than, in case of reciprocal addition, the value of equivalent is always less than the smallest value in the combination, ठीक है। एग्जाम्पल आपको जरूर बता सकते हैं इस केस का, हम फेमस एग्जाम्पल है इसलिए डायरेक्ट भी याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि 2 कैपेसिटर्स हैं, सॉरी सीरीज में लगाने हैं, दो कैपेसिटर्स हैं सीरीज में लगाने हैं। एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैरेड का और एक है 6 माइक्रोफैरेड का, ये ना 3-6। हाँ, हम चाहते हैं कि हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लें, मतलब इन 3 और 6 वाले का, सामने वाला भी इक्विवेलेंट निकालने बाहर आ गया, ठीक है। तो ये 3 और 6 माइक्रोफैरेड का ये जो कैपेसिटर है इसको सीरीज में जोड़ा गया, इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है? इक्विवेलेंट। तो गुरुजी क्या सिखाए? गुरुजी ये सिखाए कि जब सीरीज में हो, सीरीज में दिख ही रहा है साफ साफ, नहीं दिख रहा तो भैया यहाँ से 4 घुसेड़ दो, क्यों
जितना चार्ज यहाँ से घुसेगा उतना ही चार्ज इसमें घुसेगा, तो कुल मिला के क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक, अच्छा सीरीज में क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ केवल अगर दो कैपेसिटर हो और रेसिप्रोकल का केस जैसे हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर लो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बाकी आपकी इच्छा है, आपके पास राइटिंग स्पीड फास्ट है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब भी रेसिप्रोकल एडिशन हो और केवल दो ही चीजें हो, डायरेक्टली आप C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कर लीजिएगा। जैसे रेजिस्टेंस में अगर रेसिप्रोकल एडिशन हो R बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, कॉइल में हो तो L बराबर L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। ठीक है, दो स्टेप बचा लोगे, ठीक है, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 कितना है 3, C2 कितना है 6 और ये कितना हो गया 3 प्लस 6, तो 6 3 18 और 6 3 9, कुल मिला के 2 माइक्रोफैरेड आ गया। गौर से देखिए, गौर से देखिए, जो इक्विवेलेंट तुम निकाले हो वो C1 और C2 में C1 छोटा है, मतलब क्लियर, ये C1 से भी मतलब ये स्मॉलेस्ट है दोनों में, है कि नहीं, दोनों में ये सबसे छोटा है और जो छोटा है इक्विवेलेंट उससे भी छोटा है, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो मुझे 3 काम कराने थे एक्चुअली इस एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला काम हम आपको ये सिखाना चाह रहे थे कि अगर 3 और 6 का रेसिप्रोकल एडिशन होगा तो आएगा 2। ठीक है, ये बहुत मोस्ट कॉमन है, अक्सर न्यूमेरिकल्स में आपको मिलता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं याद करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा जरूर याद करिए कि अगर कभी भी रेसिप्रोकल एडिशन हो रहा है केवल 2 क्वांटिटीज का, तो डायरेक्टली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बात समझ रहे हैं, जागते रहो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ ताकि आपको 3 बार अलग अलग ना याद करना पड़े। जब भी रेसिप्रोकल एडिशन का चक्कर फंसे हमेशा आप ये करिएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वैल्यू रखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपको एविडेंटली दिखाई देगा कि जो इक्विवेलेंट आता है रेसिप्रोकल एडिशन के केस में वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा है। आई बात समझ में? एक और बात बतानी है, वो भी केवल 2 कैपेसिटर्स के लिए ही है। ठीक है, चलिए, मतलब ये जो आपको लगाना है मैं लिखे दे रहा हूं, फॉर 2 कैपेसिटर्स ओनली। तो लॉजिक लगा दो, तुम इसको भी जनरलाइज कर दो, 3 है तो C1 C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ये नकाराकारी कर देना। फॉर 2 कैपेसिटर्स ओनली, ये फॉर्मूला केवल 2 के लगेगा। अगला है, मान लो कि आपने 2 कैपेसिटर, इसको जनरलाइज किया जा सकता था लेकिन चलो कर, हम इसको भी 2 के लिए ही बता रहे हैं। 2 कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 एक का कैपेसिटेंस C2 और इसको एक सेल से कनेक्ट किया गया है जिसका पोटेंशियल है V। इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V1 आएगा, यहाँ V2 आएगा, चार्ज दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब तुमको बिना कैलकुलेट किए डायरेक्टली तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। कैसे करोगे? बहुत सिंपल तरीका, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा ही हमने एक बार पढ़ा भी चुके हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। बहुत आसान तरीका, V1 निकालना है, आप पहले टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कर दो, इतना तो करना ही है। ठीक है, क्लियर? अब आपको दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब अगर आप V1 निकाल रहे हो तो आपको C2 से मल्टीप्लाई करना है। समझे? ऐसा क्यों, वो मैं अभी बता दूंगा। एंड सपोज V2 निकालना है तो क्या करोगे, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, और V2 निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? अच्छा, ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो बताएंगे भैया। Q बराबर CV फॉर्मूला होता है, इसका मतलब V इज इक्वल टू Q बाय C हो गया, और Q क्या है, कांस्टेंट दोनों के लिए। इसका मतलब V क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसका C ज्यादा होगा उसको V कम मिलेगा, यानी उल्टे के हिसाब से चलना है। कल हम यही बात बोल रहे थे, कलयुग है, जो नालायक ज्यादा होता है पैसा उसको ज्यादा मिलता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो क्योंकि उल्टा वाला रिलेशन चल रहा है इसलिए यहाँ काम भी उल्टा हुआ है, मोटी बुद्धि वाले ऐसे समझ लें। ठीक है,
कि V1 के साथ C2 मल्टीप्लाई होगा और V2 के साथ C1 मल्टीप्लाई होगा। ये तो हम आपको एक एग्जांपल भी करके दिखा देते हैं। इधर को तो लिख ही लिया होगा, और जितना तुम अच्छे से अभी पढ़ लोगे ये वाला टॉपिक तुम्हें आगे इलेक्ट्रिसिटी में उतनी इजी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्किट बेस्ड क्वेश्चन खूब करने हैं। सारा बेसिक यहीं पढ़ाऊंगा। जो लोग नहीं समझ पाएंगे, घर में दोबारा नहीं लगाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, वो डबली बजाएंगे। क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर्स हैं, और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी। और ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटी। यार इक्विलिब्रियम लिख दिया था क्या, इक्विवेलेंट ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। नंबर 2 चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर निकालना। बहुत आसान लेकिन बहुत जरूरी क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तुमको ये क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से कि क्वेश्चन जब सर्किट बेस्ड कई कैपेसिटर से कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन जब आता है तो किन किन स्टेप से गुजरना है। ये सवाल नहीं है, दिस इज अ एल्गोरिथम फॉर यू। ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो हम बताएंगे। वही क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन नहीं है, ये एल्गोरिथम है ऐसे क्वेश्चन करने का। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, फिर चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर निकालना है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर निकालना है। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस सिस्टमैटिकली जैसे होता है वैसे करके दिखाऊंगा। फिर ये तीसरे वाले के लिए हम ये फॉर्मूला भी आपको क्रॉस वेरीफाई करके दिखा देंगे। ध्यान समझिएगा। सबसे पहला स्टेप सुनते आइएगा, दिमाग में बैठाते आइएगा। पहला स्टेप होता है सर्किट में सबसे पहले ये पहचानना क्या क्या सीरीज में है, क्या क्या पैरेलल में। इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्किट में अपनी जानकारी में बिना कोई गलती किए आपको सर्किट में चार्ज को फ्लो कराना है। ठीक है, सबको पता है ये बैटरी का पॉजिटिव है। चलो अलग डायग्राम बना देते हैं। ये भैया 2 कैपेसिटर है, ये एक सेल है। आप ये समझिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय। ये 12 वोल्ट दिया है। ये जो 12 वोल्ट है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, भले ये सेल दिखाया गया है लेकिन हम लिखेंगे भी बैटरी। ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है C1 वो है 3 माइक्रोफैरेड का। यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो 6 माइक्रोफैरेड का। ये जो चार्ज है वो चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी हो जाएगा। इसको अपनी ईज के लिए कैलकुलेशन इजी रहे, बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए Q मान लेते हैं। ये Q यहाँ जाएगा, ये Q यहाँ जाएगा, यही Q यहाँ जाएगा और ऐसे होते हुए वापस आ जाएगा, जो कि इस बात को क्लियरली इंडिकेट करता है कि C1 एंड C2 आर इन सीरीज। हम मान के चल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक, सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। तो हियर C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ठीक है, तो therefore hence क्या यूज कर लें, 2 है करने को, तो 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 आखिरी चारा होता है। लेकिन हमारे पास 2 ही है, इसलिए C इक्विवेलेंट = C1 C2/C1 + आपको एडिशनल फॉर्मूले नहीं चाहिए। हम आपसे बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक वाले फॉर्मूले याद करिए। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक ही तो है एक प्रकार से। ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको हम प्रोसेस भी पूरा बताएंगे, लेकिन हम जानते हैं तुमको आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट जब सॉल्व किया जाएगा तो आप समझ ही गए हो, पहले ही हम सॉल्व करके दिखा चुके हैं। क्या आ चुका है, 2 माइक्रोफैरेड। समझ गए बात को। चलिए, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ।
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा आ गया। सेकेंड पार्ट, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ये फॉर्मूला याद कर लो, Q बराबर CV हो तो बचपन से याद किए हो क्या, शुरुआत से। लेकिन अब कैसे याद करो, ये पूरे सर्किट के लिए लिखा जाएगा, Q बैटरी इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V बैटरी। अब ये पूरे सर्किट के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। Q बराबर CV है पूरे सर्किट के लिए। पूरे सर्किट जो बैटरी से निकला वो Q था, जो C इक्विवेलेंट है वो 2 माइक्रोफैरेड है और V कितना है 12। इस प्रकार से जो Q निकला वो कितना हो गया 12 दूनी 24 माइक्रो कूलम। गौर से देखो, इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले चार्ज को रन करा देना, तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा कि जो पहले कैपेसिटर में घुसा, अगर उसको तुम Q1 कहो तो Q1 भी Q है, और दूसरे कैपेसिटर में जो चार्ज घुसा वो भी Q है। इसका मतलब हेंस चार्ज थ्रू फर्स्ट कैपेसिटर, चार्ज थ्रू सेकेंड कैपेसिटर सब Q है, यानी कि सब के सब 24 माइक्रो कूलम है। बात समझ में आ गई, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आखिरी पे आते हैं, ठीक। अभी हम ये भी वेरीफाई कराएंगे आप। पोटेंशियल निकालना है सबके थ्रू। चलिए, अभी अभी गुरुजी ने ऐसा करके भी दिखाया था कि अगर ये V1 है तो V1 इक्वल टू Q बाय C1। नहीं समझे, ऐसे बोलो, V1 इक्वल टू Q1 बाय C1 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो V2 इज इक्वल टू Q2 बाय, नहीं हो जाएगा। लगाते हैं V1 इक्वल टू Q1 बाय C1 एंड V2 इज इक्वल टू Q2 बाय C2। Therefore V1 इक्वल टू Q1 कितना है 24 माइक्रो, C1 कितना है 3 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 8 है ना, 8 वोल्ट आ गया। अब यहां से दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन है, या तो तुम उसी पुराने मेथड में चलो, या तो सीधा सीधा पता है कि 12 वोल्ट टोटल सप्लाई था, 2 लोगों में बंटवारा हुआ है, इसने 8 वोल्ट खा लिया तो इसने कितना खाया 4। तो तुम खुद भी देख रहे हो, जिसके पास कम कैपेसिटेंस है उसने ज्यादा वोल्टेज निपटा लिया है। यही तो बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जिसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वोल्टेज, एक बात वेरीफाई करा दूंगा मैं, तुमको कितना दिमाग में रख पाते हो ये तुम्हारे ऊपर है। मैंने ये तो बताया कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका वो पोटेंशियल कम खाएगा, ठीक है। अभी V2 भी निकाल दे रहे हैं, देखो V2 बराबर Q2 कितना है, Q2 भी उतना ही है 24 माइक्रो, और C2 कितना है 6 माइक्रो, कैंसिल हो गया, 6 को 24, 4 वोल्ट हो गया। क्या बताया था, जिसमें कैपेसिटेंस कम है C1 में कम है, तो देखो V1 ज्यादा आया, C2 का कैपेसिटेंस ज्यादा है तो V2 कम आ गया। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आप दोनों का फॉर्मूला लगाओ, आप एक लगा लो, आपके पास टोटल 2 कैपेसिटर थे, टोटल 12 वोल्ट का सप्लाई था, इसका 8 आ गया तो 12 माइनस 8 इसका 4 हो गया, ये भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें अपना ये फॉर्मूला वेरीफाई करवा देता हूँ, ये भी सही है, ठीक है। ये V1 निकालना था, तो V1 निकालने के लिए टोटल पोटेंशियल 12 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस कितना 639 माइक्रोफैरेड, कोई दिक्कत, इनटू अगर V1 निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है C2 से, यानी 6 माइक्रो से मल्टीप्लाई करना। माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, नहीं बोलने पड़ा। ऐसे ही V2 निकालना है तो टोटल वोल्टेज 12, टोटल कैपेसिटेंस 639 माइक्रो, V2 निकालना है C1 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये लोडिस हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 चौको 12 हो गया, 4 वोल्ट आ गया। नहीं समझे, ठीक।
अब कहोगे सर इसमें तो बस इतना ही करना पड़ा हो गया। इतना ही नहीं करना पड़ा है, तुमको पहले सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ा है, फिर क्यू निकालना पड़ा है, फिर हर कैपेसिटर में अलग अलग चार्ज निकालना पड़ा है, तब तुमने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को रखा है, तब आंसर आया है क्यू का। कुछ लोगों को दिख रहा होगा इतना ही तो है, फालतू में होता है, मगजमारी करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट गिवन वैल्यूज से निकाल लिया मैंने। गिवन थी 12, गिवन थी 3 एंड 6, डायरेक्ट गिवन वैल्यूज से आंसर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सी इक्विवेलेंट निकलेगा, फिर चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी निकलेगा, फिर ये देखना पड़ेगा कि दोनों कैपेसिटर में कितना कितना चार्ज है, फिर उनके करस्पॉन्डिंग V = Q/C लगा के निकालना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है, आप फॉलो करिए, बेशक फॉलो करिए, ठीक है, लेकिन अपनी श्योरिटी के लिए, अपनी स्पीड के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको भी दिमाग में रखिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें रख नहीं पा रहे, हजारों हजार चीज़ें बताएंगे। जो लोग छाप चुके हो कृपा करके क्वेश्चन नंबर 63 करें। पता है कुछ लोग तब तक नोट करने वाले हैं जब तक हम अगला सवाल बता नहीं देते, इसलिए हम स्वयं बता देते हैं। बताइए इडियट लोग हैं, बताएं। 63rd क्वेश्चन जितना पढ़ा दिया उतने में सही है और निहायत आसान है। क्यों कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें इस वाले क्वेश्चन में मैंने आइडेंटिकल का केस नहीं लिया है, उसमें आइडेंटिकल है तो वही बताए दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा काम निपट जाएगा अपना। NCERT का 2.6 लिखा है, 3 कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. First off, part A, what is the total capacitance of the combination? Part B, what is the potential difference across each capacitor when the combination is connected to 120 volt supply? इसको भी हम लोग आपको पूरे प्रोसीजर से बताएंगे पहले, उसके बाद जो शॉर्टकट्स हमने बताए थे, ठीक है, याद है, C/N, V/N, ठीक है। मिटार दे इसको, चलिए 3 कैपेसिटर है, सब 9 माइक्रोफैरेड के हैं, सॉरी पिकोफैरेड के। तो 3 कैपेसिटर्स, एक C1, एक C2, एक C3, ठीक है। टोटल जो सप्लाई से जोड़ा गया, ये भैया बैटरी दिखा दिया, उन्होंने बैटरी का नाम भी ले लिया है, अच्छा सप्लाई का नाम लिया ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो है वो 120 वोल्ट है, ठीक है। ऑब्वियस है, इसमें पोटेंशियल V1 आएगा, इसमें V2 आएगा, इसमें V3 आएगा, और जो चार्ज यहाँ से ड्रॉ होगा, देखो मैंने जो जितने स्टेप बताया ना वही फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाइए,
उसके बाद चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी को Q लिख दीजिए, यही Q। तो जितना प्रिसाइसली आप बिना गलती किए फ्लो करा सकते हैं सर्किट में उतना कराइए, ठीक है। और जो जो चीजें हो सकती है पहले से लिख लीजिए। ये 9 पिकोफैरड है, ये भी 9 पिकोफैरड है, और ये भी 9 पिकोफैरड है, ठीक है। पहला स्टेप संपन्न हुआ। दूसरा स्टेप होता है ये चेक कर लेना कि क्या क्या सीरीज में है। तो सब कुछ सीरीज में है क्योंकि सभी में सेम वही वाला चार्ज जा रहा है। तो लिखेंगे बिकॉज दूसरा स्टेप पूरा हुआ, सीरीज पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप होता है इक्विवेलेंट निकालना। बिकॉज C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, therefore 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लगेगा, ठीक है।